Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we'll do the application of Gauss's law, that is electric field intensity due to infinite sheet of charge. This is very important topic, very important. And if you have developed the understanding of this topic, then only you can do the next article, which is article 11.5.13, that is electric field intensity due to बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट. सो अगर आपको ये वाले की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो आप नेक्स्ट वाला भी कर लोगे. इसको समझने के लिए आपके जो दो तीन कॉन्सेप्ट जो क्लियर होने चाहिए, उनमें से सबसे पहले अगर हम देखें तो एक वेक्टर एरिया वाला कॉन्सेप्ट है. सबसे पहला आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज वेक्टर एरिया. अगर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें, सो वेक्टर एरिया आपके पास एक ऐसा एरिया, एक ऐसा यूनिट वेक्टर होता है जो कि किसी भी एरिया से उसके 90 डिग्रीज पे बना होता है. आप एन हैट कहते हो या फिर आप ए वेक्टर इसको कह देते हो. सो ये आपके पास वेक्टर एरिया होता है. अगर शीट वर्टिकल है तो उसका वेक्टर एरिया यूं होगा. और आपके पास वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर लिया. नेक्स्ट हमारे पास जो प्री रेक्विजिट है, दैट इज गॉसेस लॉ. गॉसेस लॉ ने हमें बताया था ये, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन या फॉर्मूला इज ई डॉट डेल ए, एंड दैट इज, अगर हम इसको ओपन करें, सो दैट इज इक्वल्स टू ई टाइम्स डेल ए cos of theta, and theta is the angle between E and vector area A. यहाँ पे आपके पास ई और ए के दरम्यान में जो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरम्यान में एंगल है, दैट इज थीटा. सेकेंड कॉन्सेप्ट भी हमने रिवाइज कर लिया. और जो थर्ड कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए नया है थोड़ा, बट आपको वो पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी इज बेसिकली, आपको अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो जैसे अब हम कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करवा रहे हो तो हम कहते हैं कि जी अच्छा, लेट से हमने कितने स्क्वायर फुट पे कितनी टाइल्स आएंगी, कितने स्क्वायर फुट पे कितने, मतलब फ्लोर के लिए अगर हम वो कर रहे हैं, सो कितनी टाइल्स आएंगी. सो कितने स्क्वायर फुट पे या कितने एरिया पे कितने चार्जेस पड़े होंगे, दैट इज बेसिकली चार्ज डेंसिटी फॉर अ शीट. अगर आपके पास ये एक शीट है और मैं पूछ लूँ, ये इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, और अगर मैं पूछ लूँ इसकी चार्ज डेंसिटी, तो दैट मीन्स कि मैं आपसे 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर के एरिया के लिए, 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी चार्ज डेंसिटी या कितने भी एरिया पे कितनी चार्जेस पड़े हैं, दैट इज बेसिकली चार्ज डेंसिटी. एंड चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय दैट एरिया. सो यहाँ पे आपके पास चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा. सो ये तीन प्री रेक्विजिट्स थे जो आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आने चाहिए. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर नाउ. अब हम स्टार्ट करेंगे इसको, थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने से पहले बल्कि एक और चीज भी देख लेते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री. द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री इन गॉसेस लॉ, व्हाट इज दैट? हमने ये कहा था कि जो गॉसियन सरफेस होती है, दैट शुड बी आपके पास, दैट शुड बी सिमेट्रिकल. गॉसियन सरफेस शुड बी क्लोज्ड. ओके, हम क्लोज तो बना लेते होते हैं, बट ये सिमेट्री वाला पॉइंट हम कैसे अचीव करते होते हैं? सिमेट्रिकल का मतलब बच्चों सिर्फ इतना सा होता है कि अगर आपके पास जो फ्रंट वाला फेस है, जितना डिस्टेंस उसका होगा चार्ज से, उतना ही बैक वाले फेस का होना चाहिए, और जितना टॉप वाला है उतना ही बॉटम वाले का डिस्टेंस होना चाहिए. इसमें आपके पास ऐसा नहीं है, सिमेट्री ये नहीं होती कि जो फ्रंट और, सॉरी, टॉप और बॉटम वाला है, टॉप और बॉटम एक दूसरे के सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट सिमेट्रिक नहीं है. मतलब मैं सिमेट्री के लिए, मेरे लिए जरूरी नहीं है कि इन दोनों का डिस्टेंस बराबर हो. मेरे सिमेट्री के लिए जरूरी है कि जितना डिस्टेंस इसका हो चार्ज से, उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट का हो. ये दो पॉइंट्स अगर बराबर वाले डिस्टेंस में है चार्ज से, तो तब मैं कहती हूँ कि सिमेट्री अचीव हुई है. ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर बराबर ना भी हो, यानी राइट वाला फेस और टॉप वाला फेस अगर बराबर ना भी हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता. सो सिमेट्री का मतलब ये होता है. नेक्स्ट हमारे पास जो अब केस है, दैट इज केस ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस. आपके पास इनफाइनाइट लेंथ की एरिया की एक शीट है जिसके ऊपर ढेर सारे चार्जेस प्लेस्ड हुए हैं. अब यहाँ पे जो हम क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे कि हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो इमेजिन कर रहे हैं, दैट इज अ सिलेंड्रिकल सरफेस. सिलेंडर एक क्लोज सरफेस है. सिलेंडर जो होता है वो आपके पास एक क्लोज सरफेस होती है. तो उससे क्लोज तो हमने अचीव कर ली, लेकिन क्लोज वाली कंडीशन, लेकिन सिमेट्रिकल वाली इसके थ्रू हम कैसे अचीव करते हैं ये भी हम देखेंगे. बट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते क्लास में कि व्हाई नॉट यहाँ पे हम एक स्फीयर को इमेजिन कर लें.
एक स्फेयर होता तो उसके साथ उसमें इसमें यहाँ पे सिमेट्री अचीव नहीं हो रही थी, ये नॉन सिमेट्रिकल है, या आपके पास यहाँ पे सिमेट्री अचीव नहीं हो रही। उसका रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे एक शीट ड्रॉ करो, सॉरी यहाँ पे एक वर्टिकल आप सामने से देख रहे हो, मतलब के साइड से खड़े होकर देख रहे हो, और यहाँ पे आप एक स्फेयर रख दो। सो जो जितना चार्जेस इसके अंदर से गुजर रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस, उतने इसके टॉप वाले फेस से, उतने इसके सॉरी उतने इसके फ्रंट फेस से नहीं गुजर रहे, जितने दरमियान वाले उससे गुजर रहे हैं। फील्ड लाइंस इसकी सिर्फ फ्रंट वाले में से इतनी गुजरेंगी, पीछे वाले में से इतनी गुजरेंगी। तो जो चार्ज इसने इनक्लोज किया हुआ है एक एक्स्ट्रा, उसकी फील्ड लाइंस के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई आंसर नहीं है। सो इस वजह से हम एक ऐसी शेप इमेजिन करेंगे यहाँ पे जिसकी, अगर उसने चार्ज इनक्लोज किया हुआ है तो उतनी ही फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही हैं। सो ये आपके पास ये रीजन था कि हम यहाँ पे सिलेंडर को इमेजिन करते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इसकी डेरिवेशन आपके पास आती होती है, इसको डिराइव करने के लिए आपके पास आप इसको यूज करते हो, सॉरी इसको एग्जाम में इसका क्वेश्चन इस तरह का आता होता है कि आपको इसकी डेरिवेशन करनी होती है। सो यहाँ पे अब हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक शीट ली है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और हमने यहाँ पे लेट से एक इमेजिन कर लेते हैं एक पॉइंट, जहाँ पे हम एक इमेजिन कर रहे हैं एक फ्रंट एरिया ऑफ सिलेंडर, फ्रंट व्यू। इसी तरह जितने डिस्टेंस पे ये होगा इस शीट से, लेट से इसका डिस्टेंस d है। बुक में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक होने के लिए जितना डिस्टेंस इस पॉइंट का है, इस पॉइंट का इस पॉइंट से है, उतना ही डिस्टेंस बैक वाली साइड पे आपका होना चाहिए। लेट से ये अगर आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो इसको भी पीछे फ्रंट वाले फेस का अगर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो बैक वाले फेस का भी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए शीट से। सो अब आपके पास ये एक फ्रंट वाला फेस आ गया और एक आपके पास बैक वाला फेस आ गया। और आपके पास अगर हमें सिलेंडर की साइड्स देखें, तो इस सिलेंडर की साइड्स कितनी हैं? बेसिकली आपके पास यहाँ पे जो साइड्स बन रही हैं, एक इसका फ्रंट व्यू है, एक इसका रियर या बैक व्यू है, बैक वाला व्यू हो गया, और एक इसकी ये दो लाइंस कर्व लाइंस हैं, सॉरी कर्व लाइंस हैं, इसको हम कहेंगे ये दोनों कर्व्ड लाइंस हैं। सो अब कर्व्ड सरफेस और जो आपके पास फ्रंट और बैक सरफेसेस हैं, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या बिहेवियर होगा, ये अब आपको डायग्राम से भी क्लियर होगा। कि लेट से ये जो ब्लैक कलर के यहाँ पे चार्जेस पड़े हुए हैं, इनमें से जो फील्ड निकल रही होगी वो इस तरह से निकल रही होगी। सो यहाँ पीछे भी इसी तरह से निकल रही होगी, बिकॉज वो पीछे की तरफ भी इमिट कर रहे हैं। हाँ, अब आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो है, फ्लक्स के लिए हम यूज करते हैं वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट। फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डेल ए, और वहां पे हम कह देते हैं कि हमारे पास ई ए कॉस थीटा होता है, ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड ई। अब यहाँ पे हमें वेक्टर एरियाज ड्रॉ करने पड़ेंगे। सो केयरफुली देखें, आप इस वीडियो के पार्ट को रोक के भी देख सकते हो बार बार कि कैसे मैंने ड्रॉ किया। आपके पास वेक्टर एरिया फ्रंट फेस का कैसा होगा? फ्रंट फेस का वेक्टर एरिया उससे 90 डिग्रीज का एंगल बनाएगा। सो यहाँ पे ये वाला वेक्टर एन हैट, या जिसको हम ए भी कह सकते हैं, ए वेक्टर, दैट इज बेसिकली इसका वेक्टर एरिया। सो यहाँ पे अगर वेक्टर एरिया हम ड्रॉ करें, सो वो इस डायरेक्शन में होगा। ये हमारा सॉर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बैक वाले का देखें, तो इसके साथ भी उसने 90 डिग्रीज का एंगल, वेक्टर एरिया हमेशा 90 डिग्रीज का एंगल बनाता है। सो दैट इज ए वेक्टर, या एन हैट भी कह सकते हो। सो यहाँ पे जो बैक पे बनेगा दैट इज वेक्टर ए, आपके पास ये इस तरह बन रहा है। जो कर्व्ड सरफेस है, हाउएवर कर्व्ड सरफेस के लिए जो आपके पास वेक्टर एरिया है, वो सरफेस से आपके पास 90 डिग्रीज का एंगल बनाएगा। सो 90 डिग्रीज का एंगल यहाँ पे यूं, 90 डिग्रीज का एंगल, सो दैट इज एन हैट, या फिर ए वेक्टर आप कह देते हो। और लाइकवाइज जो नीचे वाली कर्व्ड सरफेस है, उसका वेक्टर एरिया इस तरह से बनेगा, एन हैट, या फिर वेक्टर एरिया आप ए भी कह सकते हो, आपकी मर्जी आप इसको क्या नोटेशन यूज करना चाह रहे हो। सो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें, कर्व सरफेस के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइट ग्रीन कलर से, और आपके पास जो फ्रंट फेसेस है और बैक वाला फेस है, उसके लिए हमने ब्लू कलर की लाइंस, और डार्क ग्रीन कलर से आप देख रहे हो ये फील्ड लाइंस है।
डेरिवेशन शुरू करने से पहले जस्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी ये डेवलप यहाँ पे आई थिंक हो चुकी होगी कि यहाँ पे जो फाई, अगर मैं कहूँ कि मुझे फ्रंट फेस का चाहिए, सो फाई यहाँ पे आपके पास किसके इक्वल होगा कि ई भी आपके पास जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में आपके पास वेक्टर एरिया। सो ई डॉट डेल ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, सॉरी थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, सो cos थीटा विच इज cos जीरो इज इक्वल्स टू वन। सो ये आपके पास ई डेल ए के इक्वल आ जाएगा। जितना एरिया ये है, जितना मैग्नीट्यूड इस साइड का है, उतना ही मैग्नीट्यूड इस साइड के एरिया का भी है। सो अब हम फाई बैक फाइंड आउट कर लेंगे, तो फाई बैक विल बी ऑल्सो ई डॉट डेल ए डॉट विच इज, यहाँ पे भी अब एंगल जो बन रहा है एरिया वाले वेक्टर का और ई फील्ड का, ई फील्ड ग्रीन लाइन से और ब्लू लाइन से आपके पास एरिया वाला वेक्टर है, इन दोनों के दरम्यान में थीटा क्या है 0 डिग्री, सो कॉस 0 डिग्रीज इज इक्वल्स टू वन। सो ये आपके पास ये भी क्या हो जाएगा ई ए ई डेल ए। सो यहाँ पे आपके पास दोनों ये चीजें आ गई हैं। व्हाट अबाउट कर्व्ड सरफेसेस, ये जो फाई आपके पास ये वाले फाई कर्व्ड सरफेस, सो ऊपर वाले के लिए भी और ये नीचे वाले के लिए भी सेम ही आपके पास कैलकुलेशन होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ई फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है, वो आपके पास फ्रंट वाली साइड पे जा रही है। ई फील्ड आपके पास राइट साइड पे जा रही है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द कर्व सरफेस का वेक्टर एरिया एंड द ई फील्ड, दैट इज 90 डिग्रीज। वी नो दैट cos 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ पे आपके पास जो फाई होगा कर्व सरफेस का, दैट इज इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज ई डॉट डेल ए कॉस थीटा और cos थीटा इज cos 90 डिग्री। सो यहाँ पे आपके पास ये जीरो हो जाएगा। लाइकवाइज नीचे वाले के लिए भी आप यही अप्लाई करके फॉर्मूला आप इसको भी जीरो कह दोगे। सो मतलब कहने का ये है कि आपके पास जो फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, दे आर जस्ट पासिंग थ्रू फ्रंट सरफेस एंड द बैक सरफेस। अब इसको डेरिवेट कैसे करना है, कैसे लिखना है, वो सारा कुछ अभी हम उसको एक दफा करते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर, अगर नहीं क्लियर तो आप इस पार्ट को बार बार देखें, और जब तक आपको क्लियर नहीं होता आप इसको देखते जाएं, इंशाल्लाह एक टाइम आएगा आपको क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं मुझे। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आपने कर लिया कि जी आपके पास ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर दी कि आपके पास ये इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड वी हैव कंसिडर अ सिलिंड्रिकल इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, जिसमें आपके पास एक फ्रंट वाला फेस है और एक बैक वाला फेस है। सो जो हमने डेरिवेशन स्टार्ट करनी है, आपने ये कहना है लेट्स कंसिडर, प्लीज इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, बुक से देख के भी लिख सकते हो। लेट्स कंसिडर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस विद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आपके पास जो उसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज सिग्मा, एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू ओवर ए, विच इम्प्लाइज कि आपके पास क्यू जो है दैट इज सिग्मा टाइम्स ए। सो लेट्स कॉल इट इक्वेशन वन। फ्रॉम गॉसेस लॉ वी नो दैट गॉसेस लॉ इम्प्लाइज कि आपके पास गॉसेस लॉ से आपको ये पता चलता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज बाय एनी सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे अगर हम इस क्यू को क्यू इनक्लोज से इधर से सब्सटीट्यूट कर दें, इसको हम इक्वेशन टू कह देते हैं। लेट सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ equation sorry value of q in equation 2 from equation 1, so we get phi e is equals to sigma a over epsilon naught. Let's call it equation a. नाउ वी नो दैट फ्रॉम फिगर, अब आपने ये वाला पार्ट जो था ये थियोरेटिकल पार्ट था, आपने थ्योरी के थ्रू इस डेरिवेशन को किया है। अब नेक्स्ट पार्ट आपने करना है फ्रॉम फिगर, आपने जो भी फिगर ड्रॉ की होगी आपने यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है गॉसियन सरफेस के अंदर से। सो इसके लिए हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। फ्रॉम फिगर फाई थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू, आपके पास इसमें से जो फ्रंट फेस में से जो पास कर रहा है फ्लक्स, और जो बैक फेस में से पास कर रहा है, और जो इन साइड्स में से पास कर रहा है वो वाला फ्लक्स। हम प्रीवियसली देख चुके हैं कि हमारे पास जो फ्रंट फेस में से पास कर रहा है दैट इज ई डॉट ए, और जो बैक फेस में से पास कर रहा है वो भी दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू ई डॉट ए, और जो इधर वालों में से पास कर रहा है दैट इज ऑल्सो ई डॉट ए, लेकिन उनकी वैल्यू जीरो हो जाएंगी। सो आपके पास, आप इधर इसको पहले ही जीरो प्लस जीरो लिख लो, बॉटम वाले में से भी अप वाले में से भी। हम कह देते हैं यहाँ पे फ्रंट प्लस फाइव बैक प्लस फाइव टॉप वाला कर्व सरफेस प्लस फाइव बॉटम वाला
कर्व सरफेस। सो आपके पास आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि जो फाई टॉप कर्व सरफेस और फाई बॉटम कर्व सरफेस दे आर इक्वल्स टू जीरो because E field and the vector area are for curved surface are at 90 degrees to each other. So ये आपके पास डेरिवेशन का ये वाला पार्ट हो गया। सो यहाँ पे अब फाई ई जो टोटल फाई है दैट विल बी इक्वल्स टू ई डॉट डेल ए को अगर आप उसका को साइन ओपन करो सो वो cos 0 डिग्रीज होता है। सो ये आपके पास ई ए आ जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास ई ए आ जाएगा। सो दैट बिकम्स इक्वल्स टू 2 ई ए। सो ये आपके पास आ गया। सो यहाँ पे आपके पास ई ए 2 ई ए आ गया। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन को आप कह दो इक्वेशन टू, सॉरी बी। ये दो इक्वेशन जो हैं इन दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है फाई ई, सो वी कैन इक्वेट दीज टू इक्वेशन। नाउ वी विल इक्वेट, लेट्स डू दिस। नाउ वी विल इक्वेटिंग इक्वेशन ए एंड बी, वी गेट sigma A divided by epsilon naught is equals to 2EA. A will cancel out A, so we are left with E 2E equals to sigma over epsilon naught. और अगर हम E को एक तरफ रखें so that becomes sigma over 2 epsilon naught. ये आपके पास फॉर्मूला क्या बता रहा है? वो आपको ये बता रहा है कि जो इस शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इनफाइनाइट चार्जेस की शीट है एक आपके पास, तो आपके पास उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मीडियम बिटवीन द चार्जेस एंड द पॉइंट। यहाँ पे शीट और इस पॉइंट के दरम्यान में जो मीडियम है उस पे ऊपर डिपेंड कर रही है। दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन आपके पास इसकी डायमेंशंस, इस शीट की डायमेंशंस क्या है, इस शीट से आपका डिस्टेंस कितना है, इस पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आप इस शीट से बहुत दूर चले जाओ, यहाँ कहीं खड़े हो जाओ, तो यहाँ पे आपको ये शीट भी पॉइंट चार्ज की तरह लगेगी। गॉसेस लॉ के लिए आपको बस ये याद रखना होता है कि आपको अगर इसको अप्लाई करना है तो आपको विसिनिटी में रहना है एक चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के। आई होप आपको ये एप्लीकेशन क्लियर है। आपको यहाँ पे अगर ये एप्लीकेशन समझ आ गई सो नेक्स्ट वाली एप्लीकेशन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसको हम एक दफा दोबारा देख लेते हैं, रिवीजन कर रहे हैं हम। सबसे पहले आपके पास जो इसका सीक्वेंस बनेगा दैट इज कि आपने सबसे पहले डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद आपने उसमें इमेजिन करना है कि आपने यहाँ पे साथ साथ लिखना है कि हम यहाँ पे इमेजिनरी सरफेस को एक सिलेंड्रिकल सरफेस इमेजिन कर रहे हैं बिकॉज टू इन ऑर्डर टू अचीव सिमेट्री। और जो फ्रंट वाला फेस है उसको आप किसी और कलर से बेशक बना दें, बैक वाले फेस को किसी और कलर से बना दें सो दैट आप एग्जाम में भी डिफ्रेंशिएट कर सकें। सो अब आपके पास यहाँ पे आपको सिंपल स्टार्ट ऐसे करना है कि कंसिडर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। इनफाइनाइट लेंथ की शीट है, इनफाइनाइट शीट of charges and which has charge distribution of sigma. Sigma is equals to q over a. So sigma times a is equals to q. So इसको equation 1 कह था आपने। Next आपको पता है from Gauss's law we know that Gauss's law implies कि आपके पास टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस। ये सरफेस ने जितना चार्ज इनक्लोज किया है वो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेट्स कॉल इट इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ q from equation 1 into equation 2 we get phi is equals to sigma times a over epsilon naught. Let's call it equation A. फिर आपने ये जो था ये सारा पार्ट थ्योरी से आपने किया है। नेक्स्ट पार्ट जो है आपकी डेरिवेशन का, ये आपको याद रखने में आपको ये याद इजी रहेगा कि नेक्स्ट पार्ट आपने यूजिंग फिगर वी नो दैट फ्रॉम फिगर या यूजिंग फिगर, आपने जो भी अपनी फिगर बनाई है उसको रेफर करके वी नो दैट
the front and rear या back, rear slash back areas या surface are placed। अब यहाँ पे वेक्टर एरिया की बात नहीं हो रही, हम सिर्फ एरिया या सरफेस की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखो ई फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स आ रही है। सो जब वो आउटवर्ड्स आ रही है तो जो सरफेस या एरिया है वो आपके पास प्लेस हुई हुई है परपेंडिकुलर टू ई। जबकि आप वाइस वर्सा इसका ये भी लिख सकते हो कि वेक्टर एरिया ऑफ द फ्रंट एंड रियर सरफेस आर एट 0 डिग्रीज या पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द कर्व्ड सरफेस। जो आपके पास ये वाली लाइंस हैं, ऑरेंज वाली लाइंस, ये वाली लाइंस, इनको भी मैंने ब्लू से कर दिया। द कर्व्ड सरफेस आर प्लेस द कर्व्ड सरफेस, माइंड में रखें कि कर्व्ड सरफेस की बात हो रही है, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात नहीं, वेक्टर एरिया की बात नहीं हो रही। So curved surface is placed आपके पास parallel to the field, so parallel to electric field। So जो total E field होगी that will be given by sigma E will be given by आपके पास front वाले फेस से, rear वाले फेस से या back वाले फेस से, प्लस टॉप वाली कर्व सरफेस से और बॉटम वाली कर्व सरफेस से। अब यहाँ पे आप बाद में लिखोगे साइड पे कि जो ये दो चीजें हैं बॉटम और टॉप वाली दैट आर इक्वल्स टू 0, बिकॉज वहां पे उसका रीजन आप यही बताओगे कि आपके पास जो फाइव बॉटम और फाइव या आप इसको ओवरऑल फाइव कर्व भी लिख सकते हो, इन दोनों को मिला के आप यहाँ पे फाइव कर्व भी लिख सकते हो। सो फाइव कर्व इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज आपने यहाँ पे मेंशन करना है बिकॉज द वेक्टर एरिया द थीटा बिटवीन del A and E of curved surface is equals to 90 डिग्रीज। इसका वेक्टर एरिया आपके पास ऐसे है, इसका वेक्टर एरिया ऐसे है, और जो फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन आपके पास इस डायरेक्शन में है और या फिर वो इस डायरेक्शन में है। सो जब आप देखते हो इन दोनों के दरम्यान में एंगल क्या बनता है 90 डिग्रीज का, इन दोनों के दरम्यान में भी क्या एंगल बन रहा है 90 डिग्रीज का। सो ये 90 डिग्रीज का एंगल ये हो गया। सो यहाँ पे 5 फ्रंट और 5 बैक आपके पास आप देखते हो, इसका वेक्टर एरिया ये है, इसका वेक्टर एरिया ये है। और आपके पास अगर ई फील्ड के लिए देखो तो ई फील्ड आपके पास सिंस इस डायरेक्शन में, सो और यहाँ पे इस डायरेक्शन में है। सो आपके पास जो ई फील्ड बना रही है एंगल विद वेक्टर एरिया ऑफ फ्रंट एंड बॉटम, सॉरी फ्रंट एंड बैक, सो वो आपके पास 0 डिग्रीज का एंगल बना रही है। सो cos 0 इज इक्वल्स टू 1। सो फ्रंट और बॉटम में आपके पास फाई जो होगा वो ई ए के इक्वल हो जाएगा। सो ई ए प्लस ई ए विच इज इक्वल्स टू 2 EA। सो ये आपके पास 5E इज इक्वल्स टू 2 EA आ गया। लेट्स कॉल इट इक्वेशन बी। और लास्ट स्टेप में आपने इन दोनों को इक्वेट करना है, और जब आप इक्वेट करते हो, लेट्स क्लियर दिस पार्ट, और आप जब इन दोनों इक्वेशंस को क्लियर करते हो यानी सॉरी इक्वेट करते हो, 5 इज इक्वल्स टू सिग्मा ए टाइम्स ओवर एप्सिलॉन नॉट और 5 इज इक्वल्स टू 2 EA। सो ये आपके पास दोनों को इक्वेट करके आता है आपके पास सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2 EA। और आप यहाँ पे एरिया को एरिया से कैंसिल आउट करोगे और वी हैव E इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी किसी शीट की इंचार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है उसकी ई फील्ड, और उसके मीडियम उस पॉइंट के दरमियान में और इस शीट के दरमियान में क्या मीडियम है उस पर डिपेंड करती है। और वो आपके पास बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि इनका डिस्टेंस कितना है। हाँ, अगर आप बहुत दूर चले जाओगे तब ये पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा, लेकिन फिलहाल हम इसको गॉसेस लॉ को विसिनिटी में ही देखते हैं। एक और चीज यहाँ पे जो ऐड करवानी है, लास्ट पॉइंट इज कि आपके पास वेक्टर एरिया इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि ई जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए यहाँ पे आप एक आर हैट यूनिट वेक्टर लगाओगे, और आर हैट यूनिट वेक्टर इज हेडेड, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इट विल मूव अवे फ्रॉम, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट।
यहाँ से भी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट, बैक साइड से वो बैक वाली तरफ निकल रहा है, फ्रंट साइड से वो फ्रंट वाली तरफ निकल रहा है। सो यहाँ पे आपके पास आर हैट की भी यहीं आपके पास वो भी डिफाइन होगी, इसकी डायरेक्शन भी, और आपके पास इसका ई भी आ गया। नेक्स्ट आपके पास जो एप्लीकेशन है दैट इज आपके पास हो, हम 2 मिनट के अंदर अंदर, 2 मिनट नहीं, ज्यादा एग्जैजरेट कर गई, आप हम इसको कर सकते हैं, आप इसको खुद भी कर सकते हो, कि आपके पास दो पैरेलल शीट्स हैं चार्जेस की, दो पैरेलल शीट्स हैं, एक के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, एक की चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, एक की चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। सो फ्रंट वाली, ओ सॉरी, टॉप वाली को आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और ये इनफाइनाइट शीट, इनकी लेंथ इनफाइनाइट है, ताकि हम बल्जिंग फील्ड्स को अवॉइड कर सकें। सो हमने यहाँ पे ई फील्ड का बिहेवियर देखना है। अच्छा, कॉमन सेंस यूज करते हैं कि हम ये कहते हैं, लेट्स से हम पॉजिटिव चार्ज के लिए हम मैरून कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। सो पहले लेट्स से कि यहाँ पे हम ई फील्ड्स को ड्रॉ कर लेते हैं। मुझे ये, आप मेरे साथ अग्री करोगे कि इसकी ई फील्ड विल बी डायरेक्टेड अपवर्ड्स, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव से आपके पास हमेशा अवे मूव करती है। सो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है, ई किसी भी शीट की, इनफाइनाइट लेंथ की शीट हो आपके पास, तो उधर चार्ज डेंसिटी हमें प्रीवियस टॉपिक से पता है कि दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है दैट विल बी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इसकी चार्ज डेंसिटी डायरेक्टेड होगी डाउनवर्ड्स, बिकॉज इसने यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज से अवे मूव करना है, एंड दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इस पॉइंट पे आपके पास इसकी चार्ज डेंसिटी, या सॉरी ई फील्ड ऑल्सो भी ये वाली डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज हमेशा अवे मूव करती है उसकी फील्ड लाइन। सो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगी, और इसका मैग्नीट्यूड सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। नाउ लेट्स कंसिडर फॉर नेगेटिव चार्ज, कंसिडर करते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए। सो नेगेटिव चार्ज के लिए आपके पास क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस हमेशा इसकी तरफ डायरेक्टेड होती हैं। सो व्हाट अबाउट इस जगह पे, इस जगह पे नेगेटिव फील्ड लाइंस आपके पास इस तरह से डायरेक्टेड होंगी, और उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमें पिछली एप्लीकेशन से पता चला। इस पॉइंट पे आपके पास इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। सो इसकी वैल्यू यहाँ पे ये होगी, और डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगी। व्हाट अबाउट यहाँ, यहाँ पे आपके पास इसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स होगी, बिकॉज दे दिस फील्ड लाइन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पे आपके पास, आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। अगर हम इस साइड पे देखें, हम फ्रंट पे, या सॉरी टॉप पे देखें, सो ये दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शंस डिफरेंट है। ये डाउनवर्ड्स है, ये अपवर्ड्स है, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो। व्हाट अबाउट यहाँ, दरमियान में, शीट्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उनकी वैल्यूज सेम है, बट उनकी डायरेक्शंस भी सेम है। सो दे विल ऐड, वेक्टर एडिशन के हिसाब से ये दोनों ऐड हो जाएंगी। सो यहाँ पे अगर हम टोटल ई फील्ड फाइंड आउट करें, तो हमारे पास सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज सेम डायरेक्शन में, सो दैट विल बी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। व्हाट अबाउट यहाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास ये अपवर्ड डायरेक्टेड है, ये डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट। सो यहाँ पे आपके पास अगेन ई इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी, यानी ई फील्ड सिर्फ यहाँ इन दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। ऊपर और नीचे इन शीट्स के इर्द गिर्द ये हमेशा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, लेकिन दरमियान में आपके पास ई फील्ड की वैल्यू एक एग्जिस्ट करी, और वो ये एग्जिस्ट करी है, जिसको निकालने के लिए हम गॉसेस लॉ भी अप्लाई करेंगे, वो आपकी बुक में हुआ है। उसके लिए जो आपकी बुक में अप्रोच यूज हुई हुई है, ये कॉमन सेंस वाले तरीके से था, ये शॉर्टकट मेथड है, आपने बुक बिल्कुल इसको इस तरह नहीं करना, ये बस एक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए था कि क्या हो रहा है। अब आपने यहाँ पे जब इसको करना है, बुक में जिस तरह से हुआ है वो ये है कि आपको एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी है। यहाँ पे आप रेक्टेंगल के बजाय आप एक क्यूब यूज कर रहे हो। अब क्यूब जब आपने यूज किया इन दोनों के दरमियान में, अब आप देखोगे इसकी क्यूब की एक साइड बी है, जिसको आप राइट साइड वाली भी कह सकते हो, और एक साइड सी ले लो अगर। सो सी साइड और बी साइड आर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो जो आपके पास इनका ये पैरेलल एग्जिस्ट कर रही हैं, या अगर हम इसका वेक्टर एरिया देखें, बी का वेक्टर एरिया वो इस तरह से बनेगा, ई और बी के दरम्यान में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्रीज, और सी
कि वेक्टर एरिया और ई के दरम्यान में एंगल क्या बन रहा है, अगेन 90 डिग्री। सो यहाँ पे आपके पास बी और सी में से जो फाई है दैट विल बी जीरो बिकॉज 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा था, सो फाई विल बी जीरो। लेकिन जो इसकी टॉप और बॉटम वाली जो आपके पास साइड है, उनमें से फ्रंट और बैक में से भी जीरो होगा बिकॉज वो भी पैरेलल हैं इसके। उनका जो वेक्टर होगा वो आउटवर्ड्स बन रहा होगा या पीछे वाली साइड पे बन रहा होगा, और ई फील्ड के साथ वो वेक्टर एरिया उनका 90 डिग्रीज का एंगल बनाएगा, तो वो भी जीरो हो जाएगा। हाँ, जो सिर्फ आपके पास गुजर रहा है वो आपके पास यहाँ इस बॉटम वाली सरफेस से गुजर सकता है या टॉप वाली सरफेस से गुजर सकता है। और वो कितना गुजर रहा है, वो इतना इतना गुजर रहा है, आपने प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट यूज करके और फिर आपने पकड़ लेना है। ये आपकी आपका होम टास्क होगा कि आपने ये बुक से देख के इस डेरिवेशन को करना है और आपने इसको सबमिट करना है। आज नहीं भी कर सकते तो आपके पास इसके लिए एक और दिन है, प्लीज इसको देखें और इसको करें। और इसका आपका टेस्ट भी होगा, सो काइंडली इसको जो आपको इसमें समझ ना आए टिल वेंसडे तक, आपको इनफैक्ट थर्सडे तक चले आप लोग टाइम ले लें, जो आपको समझ ना आए प्लीज आपने इसमें से पूछना है और इसको देखें करें। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस बिकॉज यहीं से फिर हम आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट डिवाइस करेंगे और फिर हम फर्दर कैपेसिटर्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपको अरेंजमेंट देख के समझ आ गया होगा कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कैपेसिटर्स वाला टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक। सो थैंक यू सो मच, आई होप दिस इज क्लियर।